पीयू एनालिसिस और पर यूनिट का हमने न्यूमेरिकल किया था एक। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। अच्छा, अब है विजिबल? नहीं, सर अभी भी नहीं है। यस सर, अब हो गया। ठीक है। तो जो है ना, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। अब सबसे पहली चीज ये है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में अगर हम ये पढ़ रहे हैं ना सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, तो क्यों पढ़ेंगे भाई, क्या जरूरत है इनके पढ़ने की? एक क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, इनको हमें क्यों पढ़ना है? एक नया 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 टर्म या नई जो भी मेथड है, इसको हमें जरूरत क्या है इसकी? तो अगर अभी हम अपने जो पावर सिस्टम है इनको जनरल अगर हम कैटेगराइज करें तो आप दो तरीके के सिस्टम देखोगे, एक बैलेंस सिस्टम और एक अनबैलेंस्ड सिस्टम। ठीक है, बैलेंस सिस्टम कौन से होते हैं बताएगा कोई? हम्म, कोई बताएगा बैलेंस सिस्टम क्या होते हैं, या कौन सा सिस्टम है जिसको तुम कहोगे? अभी जैसे हमने पढ़ा ना थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम ये क्या है? ये बैलेंस सिस्टम है या नहीं है? सर जब बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट आता है तो बैलेंस सिस्टम होता है। कंट्रोल की नहीं बात कर रहा बेटा, पावर सिस्टम में पूछ रहा हूँ। सर कंट्रोल I1 पावर। प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू जब 0 हो जाती है सम, नेट सम। अच्छा, ये आप कह रहे हो I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो हो जाए तो ये बैलेंस्ड हो गया? नहीं, ये नहीं। सर चलो मैं इनपुट बता, पावर आउटपुट पावर इक्वल हो तब। इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल हो जाए तो बैलेंस्ड है? अरे नहीं बेटा, बैलेंस सिस्टम ये है कि अगर सिस्टम को किसी भी फेज में, या ये कहो कि तीनों फेजेस जो है ना देखो तो एक ही जैसे हो लगभग, जो है ना, इसको एक तरीके से अगर हम टेक्निकल टर्म में देखोगे तो इफ जो है ना, जो बैलेंस सिस्टम या सिमेट्रिकल सिस्टम वो तब है व्हेन सिस्टम जो है तीनों ना, फेज में सर सेम करंट। व्हेन सिस्टम व्यूड फ्रॉम एनी फेज, इसको आप किसी भी फेज से देखोगे तो वो एक जैसा दिखाई दे, सिमिलर दिखाई दे। When system viewed from any phase is similar, तब वो बैलेंस सिस्टम है। अच्छा, ऐसा होता कब है? जब अगर जो है ना तीन फेजेस हैं तो उनमें जो भी सेल्फ इंडक्टेंस है या सेल्फ इम्पीडेंस कह लो, वो क्या हो, तीनों फेजेस में सेम हो। अगर कोई उनके बीच में म्यूचुअल इम्पीडेंस है तो वो भी क्या हो, सेम होना चाहिए, म्यूचुअल इम्पीडेंस भी सेम हो। तीसरी चीज ये है कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, जो है ना, इनमें अगर ये म्यूचुअल इम्पीडेंस और सेल्फ इम्पीडेंस सेम हो गया तो इसकी वजह से जो उन तीनों फेजेस में जो वोल्टेज एंड
करंट जो प्रोड्यूस होते हैं ये भी क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड के हों, और क्योंकि 3 है तो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 120 डिग्री, एंड अपार्ट एट 120 डिग्री। और ये जो 120 डिग्री है ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल डिग्री? मशीन में पढ़ा है ना आपने, इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल? इलेक्ट्रिकल। हाँ, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मशीन में इतना तो पढ़ चुके होगे ना, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री। यस सर, यस सर। अब अगर हम अनबैलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है ना, जब सिस्टम को किसी फेज से भी देखोगे सिमिलर होगा नहीं, ये सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ रिएक्टेंस सेम होगा नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ये नहीं होगा, इनमें मैग्नीट्यूड और जो फेस एंगल है ये 120 डिग्री से अपार्ट ये भी नहीं होगा। तो ये बैलेंस्ड या सिमेट्रिकल सिस्टम या फिर अनसिमेट्रिकल सिस्टम। अच्छा, ये अनबैलेंस्ड सिस्टम आता कब है, तो ये जब कोई फॉल्ट होगी, तो फॉल्ट का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तब वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा सिस्टम अनबैलेंस्ड है और कौन सा जो है ना बैलेंस्ड फॉल्ट रहेंगे ना, कौन सी बैलेंस्ड फॉल्ट, कौन सी फॉल्ट बैलेंस्ड फॉल्ट है और कौन सी अनबैलेंस्ड। तो जो अनबैलेंस्ड सिस्टम के एनालिसिस करना है उसके लिए हमें इनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अर्थात क्यों, और क्यों जरूरत पड़ रही है इनकी, कि जब बैलेंस सिस्टम है इसमें जब वोल्टेज करंट सेम मैग्नीट्यूड के हैं तीनों फेजेस में, 120 डिग्री से अपार्ट हैं, तो जो इनका जो एनालिसिस होगा वो एनालिसिस किस बेसिस पर होगा, एनालिसिस विल बी ऑन पर फेज बेसिस। ठीक है, जो बैलेंस सिस्टम है उसमें आप पर फेज बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हो, बट अनबैलेंस सिस्टम में पर फेज बेसिस पर एनालिसिस नहीं कर सकते। अब जब आपने पर फेज बेसिस पर एनालिसिस किया तो यानी पर फेज एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि एक फेज एनालिसिस कर लिया, बाकी तीनों में क्या कहोगे, सिमिलर इन अदर टू। इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन टाइम है वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ। लेस। ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा भाई? सर कम होगा सर, पर फेज है तो सर कम सिंगल हो फेज। जाएगा, एक के लिए कैलकुलेट करेंगे बाकी दोनों के लिए भी सेम रहेगा। बाकी दो के लिए सिमिलरली कह देंगे कि सिमिलरली फॉर अदर टू फेजेस, सो कैलकुलेशन टाइम विल बी लेस। और जो अनबैलेंस्ड सिस्टम है इसमें कैलकुलेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए चाहिए, ऑल थ्री फेजेस। जब तीनों फेजेस के लिए कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है तो जो टाइम क्या होगा, टाइम फॉर कैलकुलेशन विल बी हाई। ठीक है, अब ये जो अनबैलेंस सिस्टम है जिसमें कैलकुलेशन सारे तीन फेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, सारे फेज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके एनालिसिस के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जिसमें तीनों फेजेस का कैलकुलेशन करना है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी नीड सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि हमने जो हेडिंग में शुरुआत में लिखा ना कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, इनकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की? बताएगा कोई? अरे कोई तो बोल दो।
सर आवाज आ एक बार रिपीट कीजिएगा। जो है ना, जो अनबैलेंस सिस्टम है, अनबैलेंस सिस्टम में पर फेज एनालिसिस हम नहीं कर पाते, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए, अनबैलेंस सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? यस सर। तो अब सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते क्या हैं, क्या चीज है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे पहले, जो ना इन 1918, फॉर्टेस्क्यू। इन्होंने एक थ्योरम दी थी इन 1918। इस थ्योरम के हिसाब से इन्होंने कहा कि एनी एन फेज अनबैलेंस्ड सिस्टम, फेजेस कितनी है? कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू n-1 phases। इसको जो है ना n-1 जो फेजेस हैं, ये एक्चुअली क्योंकि अनबैलेंस सिस्टम है, तो ये जो n-1 है ये होगी बैलेंस्ड। n-1 बैलेंस्ड can be any n phase unbalanced system can be resolved into n-1 balanced system of n phases, and एक जो सीक्वेंस है, एक जो सिस्टम होगा, एंड 1 जीरो फेज सीक्वेंस सिस्टम। ये इन्होंने कहा था फॉर्टेस्क्यू ने कि अगर n फेज सिस्टम है तो इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें? n-1 बैलेंस्ड सिस्टम, और जिसमें फेजेस कितनी होंगी? n, और इसके बाद एक जीरो फेज सीक्वेंस सिस्टम। तो हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या तो 3 फेज 3 वायर, या फिर हमने पढ़ा जनरली 3 फेज 4 वायर। दोनों ही केस में फेजेस कितनी है? बेटा ऐसा लगता है जैसे आवाज यस सर। लोग फैल जाते हो। दोनों ही केस में कितनी फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। तो अब अगर हम इस थ्योरम को देखें तो n फेज सिस्टम यानी 3 फेज सिस्टम, तो जो हमारा सिस्टम क्या है? 3 फेज सिस्टम है। ये 3 फेज सिस्टम कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू n-1 बैलेंस्ड। तो 3 फेज हैं, तो 3 फेज को हम किस में रिजॉल्व करेंगे? 2 बैलेंस्ड सिस्टम्स। ठीक है? और एक कौन सा होगा? जीरो सीक्वेंस वाला। एक होगा जीरो सीक्वेंस। अब जो दो बैलेंस सिस्टम है, इनमें भी फेजेस कितनी होंगी? n-1 बैलेंस सिस्टम ऑफ n फेजेस। तो ये जो 2 बैलेंस सिस्टम ऑफ 3 फेजेस, यानी 3 फेज के 2 बैलेंस सिस्टम होंगे। इनको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, एंड जीरो सीक्वेंस। अब ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव
एंड जीरो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो जो n फेज सिस्टम है, जो ये n-1 बैलेंस सिस्टम ऑफ n फेजेस, इनमें जो इनका जो फेज सीक्वेंस है वो क्या होगा, अपोजिट। तो अगर जो है ना अच्छा फेज सीक्वेंस क्या होता है, बताएगा कोई कि फेज सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सर RYB। अच्छा RYB, इसको YRB नहीं कर सकते? सर एक को रेफरेंस लेकर सर उसमें 120 का डिफरेंस करके। तो फेज सीक्वेंस जो है ना, एक्चुअली फेज सीक्वेंस को आप बोलोगे कि एक इसमें जो है ना, जो फेज सीक्वेंस ऑफ फेजर्स जो है क्या होगा, वो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, जिसमें जो भी फेजर्स हैं वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं। फेज सीक्वेंस ऑफ फेजर्स क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ फेजेस in which they attain maximum और minimum value। किस सीक्वेंस में वो मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिखा इसको RYB मींस R सबसे पहले मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद Y मैक्सिमम हो रहा है और उसके बाद B मैक्सिमम हो रहा है। ये हो गया क्लियर? यस सर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से RBY, तो R पहले मैक्सिमम होगा, फिर B मैक्सिमम होगा और उसके बाद Y मैक्सिमम होगा। तो इस केस में जहां हमने कहा कि थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम को दो बैलेंस्ड सिस्टम और एक जीरो सीक्वेंस सिस्टम, जो दो बैलेंस सिस्टम है थ्री फेज के, मींस पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो जो है ना, अगर हम एक थ्री फेज सिस्टम है, अनबैलेंस्ड है, जिसमें फेज सीक्वेंस RYB है, या इसको हम जो है ना ABC भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में तोड़ा, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में जब ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या अनबैलेंस सिस्टम था, तो अनबैलेंस्ड में न तो मैग्नीट्यूड सेम था, न इनके बीच का एंगल 120 डिग्री था। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में जो फेज सीक्वेंस है वो सेम रहेगा एज जो है ना, जैसा है कि जिस अनबैलेंस सिस्टम को हमने ब्रेक किया है। तो इसका फेज सीक्वेंस हो जाएगा ABC। नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ACB। और जीरो सीक्वेंस में ये सारे एक ही फेज में होंगे और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसका अगर हम एक इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, सपोज कि ये है आपका VA, VB और VC। VA, VB, VC है। इसको अगर हम बैलेंस सिस्टम में ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में ब्रेक करेंगे तो इनका जो फेज सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, सेम VA, VB और VC। ये VA हो गया, ये VB हो गया, ये VC, इनके बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री तीनों में। ये भी हो गया 120 डिग्री। ये
पॉजिटिव सीक्वेंस है। निगेटिव में अगर हम करते हैं तो ये VA या जो VB था इसकी जगह क्या आएगा फिर? रिवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ कौन सा वोल्टेज आएगा? यहाँ ये क्या आ जाएगा? VC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? VB। और जब जीरो सीक्वेंस की बात करते हैं तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, ये सारे के सारे एक ही फेज में होंगे। ए, VB और VC मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं कि जब हम इन्हें ब्रेक कर रहे हैं ना, तो जो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस को अगर हमने कहा VA, VB, VC, ये वोल्टेजेस हैं अनबैलेंस्ड सिस्टम के, तो इसको जब हमने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में ब्रेक किया, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस के जो ये वोल्टेज हैं, इसको हम लिखेंगे VA1, VB1 एंड VC1। ये जो है ना VA1, VB1 एंड VC1। सिमिलरली जो नेगेटिव सीक्वेंस होगा, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ VA2, VB2 एंड VC2। तो ये लिखेंगे यहाँ VC2 एंड VB2। और जो जीरो सीक्वेंस होगा, जीरो सीक्वेंस के लिए लिखते हैं हम VA0, VB0 और VC0। तो ये जहां पर हमने VA0, VB0 और VC0, ठीक है। इसको अगर हम जो है ना, आप अगर थ्योरी के फॉर्मेट में लिखते हो तो एनी अनबैलेंस्ड सिस्टम कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 3 बैलेंस सिस्टम। जो है ना, इनमें एक कौन सा हो गया? पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, जिसमें आप पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज कहोगे इसका VA1, VB1, VC1, नेगेटिव के लिए कहोगे VA2, VB2, VC2, और जीरो के लिए कहोगे VA0, VB0 और VC0। इनमें मैग्नीट्यूड इक्वल है। जीरो सीक्वेंस में इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, बट फेज सीक्वेंस अपोजिट है पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में। अब इसमें इनके बीच का जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो इसके लिए एक अल्फा ऑपरेटर आता है। अल्फा ऑपरेटर किसी बुक में इसको ए नाम भी मिल जाएगा, हो सकता है कहीं पे इसमें लैम्डा दिया हो, कुछ अलग अलग बुक अलग अलग नोटेशन इसके लिए यूज कर सकते हैं, पर जो है ना फंक्शन सबका एक ही रहेगा। तो अल्फा ऑपरेटर जो है ना, इसका काम क्या है कि जब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी फेजर के साथ, when multiplied with any phasor, तो फिर क्या करता है? देन ये उस फेजर को रोटेट कर देता है बाई +120 डिग्री, और मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, फेजर ये रोटेट्स होगा, रोटेट्स बाय 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड जो है ना इसका अनचेंज रहेगा। तो इट मींस अल्फा जो है ना, अल्फा
इसको हम लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करता, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 अल्फा एंगल 120 डिग्री। यानी जब आप किसी के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेगा, इट मींस मैग्नीट्यूड विल रिमेन अनचेंज्ड, और 120 डिग्री से फेजर को रोटेट कर देगा। इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर j 120 डिग्री यानी j 2 पाई बाई 3। इसको 120 प्लस j साइन 120, इसके वैल्यू इसको लिखोगे तो cos 120 की वैल्यू -1/2 यानी 0.5 प्लस j साइन 120 यानी ये √3/2, सो 0.866। अब मान लीजिए मैंने इसी अल्फा में एक अल्फा का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा स्क्वायर, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, बट ये जो 120 डिग्री का एंगल है ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो ये 240 डिग्री मींस e टू द पावर j 4 पाई बाई 3। तो इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई 3। फिर से सिस थीटा को हमने ऑपरेशन लगाया, कॉस माइनस जो है ना, माइनस जो है ना 2 पाई बाई 3 प्लस j साइन -2 पाई बाई 3। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी -0.5, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी -j 0.866। अब जो है ना ये यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये हुई। इसके बाद मैंने एक बार और इसमें अल्फा मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब मींस 1 एंगल 360 मींस e टू द पावर j इंटू 2 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब इसकी वैल्यू 1 आई, ये 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आ गया ना सभी को? हेलो, यस सर, यस सर। सो दिस विल बी 1। अब इसके बाद मैंने इसमें सपोज एक और अल्फा का मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी अल्फा टू द पावर 4। अब 1 इंटू ये 1 एंगल 360 था, इसमें अगर एक और अल्फा ऑपरेट किया, अल्फा ने ऑपरेट किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 एंगल कितना में कितना एंगल हो जाएगा। अब बताओ कितना एंगल होगा, हाँ कितना होगा? अरे बताओ, 480 सर, लेकिन रोटेशन होगा तो फिर से 120 हो जाएगा। फिर से 120 पर आ जाएगा ना, तो यानी 1 एंगल 120 यानी ये कितना हो गया, ये किसके इक्वल हो गया अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, तो अल्फा क्यूब तो 1 है, सो दिस इज ये भी अल्फा के बराबर ही है ना। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे। तो अब इससे आपको याद क्या रखना है, 2 चीजें मेन याद रखनी है। अब मैंने क्या किया कि ये अल्फा अल्फा स्क्वायर इनको हमने ऐड किया अगर, तो अल्फा प्लस क्या हुआ भाई, बेटा सिस्टम हैंग हो गया लगता है, एक मिनट। अब ठीक है। हाँ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अगर मैंने किया, इसके वैल्यू -0.5 प्लस ये मैं अगर यहाँ से करता हूँ
माइनस 0.5 प्लस जे 0.866 और माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे दो रिलेशन मेन है, एक तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं जो आगे यूज होंगे, ठीक है। इसके आगे का इन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे इस अल्फा ऑपरेटर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि नीड क्या है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की, फिर फोर्टेस्क्यू थ्योरम के हिसाब से जो ना हम किस तरीके से अनसिमेट्रिकल सिस्टम को सिमेट्रिकल में ब्रेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद अल्फा ऑपरेटर जो किसी भी फेजर को 120 डिग्री से रोटेट करता है, और उसके बाद फिर कुछ अल्फा के रिलेशंस के अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद का जो है ना फिर हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर थोड़ा सा पेज ऊपर कीजिएगा।